हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी में चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 जो है वायु है। ये चैप्टर ऑलरेडी मैं आधा आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, आधा चैप्टर जो है हम आज डिस्कस करेंगे। दो पार्ट में ये चैप्टर करवाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि जो चीज़ें मैं समझाना चाहती हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। चाहती तो एक ही चैप्टर मतलब कि एक ही चैप्टर, इस चैप्टर को जो है एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर देती, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाती है और आप लोगों का कहीं ना कहीं जो है इंटरेस्ट वो जो है कम हो जाता है। तो मेरा मेन फोकस यही है कि आप लोगों को जो भी मैं पढ़ाऊँ वो चीज़ें जो अच्छे से क्लियर कर सकूँ और कहीं से आपको इसके अलावा कहीं और से जो है एनसीईआरटी दोबारा जो है अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ठीक है, बस आप लोग जो है पेशेंस रखिए। पूरा एनसीईआरटी 2.5 महीने हमारे पास, पूरा एनसीईआरटी मैं जो है टू द पॉइंट में अच्छे से क्लियर करवाऊंगी, अच्छे से कवर करवाऊंगी और आप लोगों को जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी बुक से बताऊंगी, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी पीपीटी के थ्रू, मतलब डिपेंड करता है मटेरियल पर। ठीक है, मैं कंटेंट भी साथ में रेडी करती रहती हूँ ताकि आप लोगों को जो है एक अच्छा से मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि अच्छे से क्लास जो है ये कंटिन्यू चलती रहे। और हाँ, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पूरा जो है मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि पढ़ाने में मज़ा तभी आता है जब आप इसको जो है पढ़ते हैं और लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, ताकि मेरा मेन मोटिव जो है लोग जो है सेल्फ स्टडी से एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलो, ये सब तो रही बातें, आप कर लेते हैं हम काम की बात। और हाँ, अगर आप CTET पेपर 2 SST और एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एनसीईआरटी आप टू दी पॉइंट में बेसिक से पढ़ें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, बस आप लोगों का मेन मोटिव होना ही चाहिए कि एक अच्छा स्कोर करना। 50+ मानकर चलेंगे, 50+ लाना है, तब जाके जो है आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आज जो हम जो डिस्कस करेंगे, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है दाब। तो हम वायु दाब पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। आप लोगों को इसको क्लियर कर देती हूँ मैं, क्योंकि ये इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और मेरे हिसाब से आप लोगों को ये पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए, अगर वायु दाब की अगर हम बात करें तो वायु दाब क्या है? पृथ्वी की सतह, जो पृथ्वी की सतह है वहाँ उस पर जो है वायु के द्वारा जो भार लगता है उसे क्या कहते हैं? दाब, मतलब वायु दाब कहते हैं। लेकिन ये वायु दाब जो है, जैसे जैसे आप वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो है दाब तेजी से गिरने लगता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वायुमंडल में, दाब जो है तेजी से गिरने लगता है, क्योंकि तापमान जो है बढ़ने लगता है। तो समुद्र जो स्तर है, समुद्र स्तर पर जो है दाब, याद रखिएगा, समुद्र स्तर पर दाब जो है सर्वाधिक होता है और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो जो दाब है वो कम होने लगता है। ऊंचाई पर जाने पर दाब जो है घटता है। और ये क्वेश्चन आता भी है और आया भी है कि समुद्र स्तर पर दाब जो है अधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर दाब घटता है या बढ़ता है, या कोई इस दोनों में फर्क नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, समुद्र स्तर से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो दाब जो है घटता जाता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो एक चीज़ से आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं तापमान की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तापमान, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, और एक ये दाब। दाब की अगर बात करें तो प्रेशर। ठीक है, जैसे जैसे आपका, याद रखिएगा, तापमान अगर बढ़ रहा है, किसी भी स्थान पर वायु का जो तापमान है वो अधिक है, तो वहाँ पे जो है आपका जो दाब है वो कम होगा। ठीक है, अगर किसी भी स्थान पे वायु का तापमान कम है, क्या बोला मैंने? कम है, तो वहाँ पे दाब जो है अधिक होगा। तो समुद्र स्तर पर जो है, समुद्र स्तर पे हमेशा जो है दाब अधिक होता है। इसका मतलब वहाँ पे तापमान जो है क्या होगा? कम होगा। इस मैप के थ्रू याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, और आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान जो है आप लोगों का क्या होता है? बढ़ने लगता है, और वहाँ पे जो है दाब जो है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, अगर नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं दोबारा जो है इसी पॉइंट को, क्योंकि ये इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए, वायु का जो दाब का 36 वितरण है, किसी भी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होती है। वायु का ताप पर ही निर्भर करता है वायु का दाब। ठीक है, अधिक तापमान वाले जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे अधिक तापमान जिस क्षेत्र में होता है, वहाँ पे वायु जो है गर्म होकर क्या करती है? ऊपर उठ जाती है। जहाँ पे अधिक तापमान वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, और यहाँ पे जो है निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है, निम्न दाब मतलब कि तापमान अधिक है तो वहां पे कौन सा दाब का क्षेत्र बनेगा? निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, जो कि अभी मैंने बताया। तापमान अधिक है तो उन क्षेत्रों में जिस क्षेत्र में तापमान अधिक है, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यहाँ पर जो है निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद
निम्न दाब हाँ, गर्म होकर ऊपर उठती है, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। निम्न दाब में होता क्या है, निम्न दाब के क्षेत्र में क्या होगा, मौसम जो है आपका बादल युक्त रहेगा, क्योंकि तापमान अधिक है तो मौसम कैसा, बादल युक्त रहेगा, आकाश एवं नम मौसम के साथ जो है हमेशा मतलब जुड़ा रहेगा। ठीक है, अगर कम तापमान, यहाँ पे देखिए कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु जो है ठंडी होती है। समुद्र स्तर पे देखा है ना कि वायु ठंडी होती है, इसलिए वहाँ का जो दाब है वो अधिक होता है। तो कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु जो है ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी भी होती है। भारी वायु जो है निमज्जित होकर उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। समझ में आ रहा होगा, उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट, उच्च दाब जहाँ पर होता है वहाँ का जो मौसम होता है स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो कुछ भी आप लोग गलत नहीं करेंगे। याद रखिएगा वायु सदैव जो है, क्योंकि जो पवन है ना वो एक क्षैतिज बहाव है। पवन जो बहता है, अगर मैं पवन की बात करूं, अभी तो मैं वायु बता रही हूँ, वायु जो वायु है जो वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। उच्च दाब क्षेत्र से, ये भी पूछा जाता है, वायु जो है आपका हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो है क्या करती है, गमन करती है। मतलब पवन भी हम बोलेंगे तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है चलता है। ठीक है, तो पवन की अगर मैं बात करूं तो पवन जो है एक क्षैतिज बहाव है। क्या है, एक क्षैतिज बहाव है। पवन हमेशा, याद रखिएगा, दाब क्षेत्र से, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो है गति करता है, उसे क्या कहते हैं, पवन। क्या कहते हैं, पवन। कई बार जो है पवन का जो है नामकरण उसके आने वाली दिशा के आधार पर भी किया जाता है। जैसे अगर पवन जो है पश्चिम से आई, कई बार होता है ना पूर्वी पवन ऐसे जाती है, तो ये जो है वेस्टर्न मतलब वेस्ट से जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ईस्ट टू वेस्ट जाएगी तो इसको पूर्वी पवन, नहीं सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, कहाँ गया, हाँ वेट, अगर मान लो ये ईस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है तो इसको पूर्वी पवन बोलेंगे। और अगर वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है तो वो आपका क्या होगा, पश्चिमी पवन। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है तो आपका वो होगा पश्चिमी पवन। तो याद रखिएगा पवन का जो नामकरण है उसके दिशा के आधार पर भी किया जाता है। अगर ईस्ट से वेस्ट जाती है तो पूर्वी पवन, वेस्ट से ईस्ट जाती है तो वो पश्चिमी पवन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। और ताप में एक चीज़ और मुझे आप लोगों को बताना था एक में, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक मिनट रुकिए, देखिए ये तापमान है और ये दाब है। ठीक है, तापमान अधिक होगा उस क्षेत्र में दाब जो है कम बनेगा, निम्न दाब का क्षेत्र होगा। अगर तापमान कम है तो उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा, जैसे समुद्र स्तर पर। लेकिन इसके अंतर को कहा किया जाता है, तापमान के अंतर को हमेशा याद रखिएगा तापांतर, ये लिख लेना, तापांतर कहा जाता है। और दाब के अंतर को जो है दाब प्रवीणता कहा जाता है। कई बार पूछा गया है प्रवीणता। ठीक है, ये कहीं आप लोगों को इसमें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। कई चीज़ें जो है हमें ऐसे ही जो है जनरल पूछ लेते हैं। ठीक है, ताप के अंतर को तापांतर, दाब के अंतर को क्या कहते हैं दाब प्रवीणता। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद जो है इसके बीच में आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं, पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। जो पवन है उसको 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं, क्योंकि इससे आ जाता है। देखिए पवन का नाम उसके आने वाली दिशा के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे पश्चिम से आने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं, पूर्व से आने वाली को पूर्वी पवन कहते हैं। ठीक है, ये उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि पवन के प्रकार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो पवन कौन मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, वो 3 प्रकार कौन से उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अस्थाई पवन। अस्थाई पवन की अगर मैं बात करूं तो अस्थाई पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। अस्थाई पवन कौन सी होती है, वो पवनें जो वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में बहती है, जैसे कि व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें को अस्थाई पवन बोला जाता है। मौसमी पवन जो पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा में बदलती रहती है। ठीक है, वे पवनें जो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा जो है बदलती रहती है, जैसे कि भारत की मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें की बात करें, वे पवनें जो किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय में चलती है। अब यहाँ पे मैं स्थानीय पवनों को थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करूँगी। देखिए जो अस्थाई पवनें हैं, अस्थाई पवनें को ग्रही पवनें भी कहा जाता है, ग्रही। ठीक है, ग्रही पवनें भी कहा जाता है, ग्रही पवन। और इसी को जो है एक और नाम दिया जाता है, वो है प्रचलित पवन। प्रचलित, ये लिख लीजिएगा, प्रचलित पवन। अब यहाँ पे जो है ग्रही पवन या प्रचलित पवन या अस्थाई पवन कौन कौन से होते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डोलड्रम क्या अस्थाई पवन या मौसमी पवन, तो याद रखिएगा डोलड्रम जो है एक निश्चित दिशा में चलती है। डोलड्रम
ठीक है, डोल ड्रम। फिर दूसरा जो है हमारा व्यापारिक पौने, व्यापारिक पौने। और तीसरा जो है अगर मैं बात करूं पछुआ पवन। और चौथा अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, ध्रुवीय पौने। ये वो पौने हैं ध्रुवीय, कौन सी, ध्रुवीय पवन। ये वो पौने हैं जो लगातार एक निश्चित दिशा में चलती है, इसीलिए इसे जो है प्रचलित पवन, अस्थायी पवन या ग्रही पवन कहते हैं। ये कहीं नहीं मिलता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में जरूर सीटेट में पूछा जाता है। ठीक है, मौसमी पौने समझ में आ गया होगा। स्थानीय पौने में स्थल समीर और समुद्री समीर क्या होता है, इससे क्वेश्चन आता है। लू क्या होता है, ये सब जो है हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिएगा जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, ये आप लोगों को वायदाब की पेटियाँ दिख रही होंगी। ठीक है, अगर मैं इसमें आप लोगों को समझाऊं तो आप लोगों को पता है ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है और ये विषुवत रेखा है। और ये पूरा क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र कहा जाता है। ये कहा जाता है ना, विषुवत रेखीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस पूरे क्षेत्र को जो है आप लोगों का जो ये पूरा क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र। फिर उसके बाद जो है आपका, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वो क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा गर्मी, मतलब सूर्य की किरणें सीधे सर के ऊपर होती हैं और यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी होती है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र होता है। और यहाँ पे जो डोलड्रम है, हमेशा याद रखिएगा, जो डोलड्रम है ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और ये 0 से 5 डिग्री अक्षांश के बीच में होती है। डोलड्रम जो है कहाँ से, 0 से 5 डिग्री जो है अक्षांश के बीच में होती है। और ये जो है हमेशा, और ये क्या है, नॉर्थ साउथ, ये याद रखिएगा। ठीक है, मतलब उत्तरी दक्षिणी। तो 0 से 5 डिग्री अक्षांश के बीच में कौन सी पवन, डोलड्रम होती है, जो कि हमेशा एक निश्चित दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसे जो है क्षेत्र को, जो ये डोलड्रम, मतलब ये पूरा जो क्षेत्र है भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहा जाता है। और ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए यहाँ पे जो है निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ठीक है, अब इसके बात करें 30, आप लोगों को 23.5 डिग्री जो है ये कर्क रेखा है। इसके बाद अगर एक 30 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश दिख रहा है और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दिख रहा है, 30 से 35 डिग्री वाला एरिया पूछा जाता है कि हार्स अक्षांश किसे कहते हैं। याद रखिएगा, हार्स अक्षांश जो है वो 30 से 35 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, हार्स अक्षांश 30 से 35 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। ठीक है, डोलड्रम 0 से 5 नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये जो हार्स अक्षांश वाला एरिया है, ये आपका जो है उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र होता है। ठीक है, कौन सा, उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र है। इसका मतलब कि आपने यहाँ पे देखा जो पवन चल रही है, व्यापारिक पवनें जो चल रही हैं यहाँ पे, एक मिनट, अगर ये कंप्लीट क्लियर आप लोगों को समझ में ना आए ना तो मैं पूरा करके दिखा दूंगी, लेकिन अभी इसके थ्रू बता रही हूँ। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये मैंने बताया कि ये जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म होता है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है। अब पौने जो चलती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। उच्च दाब उपोष्ण वाला जो क्षेत्र है ये उच्च दाब का क्षेत्र है, और यहाँ से जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है ये व्यापारिक पौने चल रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है उपध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र दिख रहा होगा, अधोध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र। यहाँ पे जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है कौन सी पौने चल रही हैं, पछुआ पौने चल रही हैं। याद रखिएगा कौन सा, पछुआ पवन। पछुआ पवन जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चल रही हैं, मतलब उच्च उपोष्ण उपोष्ण से अधोध्रुवीय की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये निम्न दाब का क्षेत्र हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो उत्तरी जो हमारा जो है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ठीक है, यहाँ पे जो है उच्च दाब का क्षेत्र होता है, मतलब उच्च दाब से फिर निम्न दाब की ओर, तो ये ध्रुवीय पवनें होती हैं। ठीक है, क्योंकि ध्रुवों की ओर से ये 90 डिग्री ध्रुवीय है ना, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे ये दक्षिण ध्रुव हो गया। तो ध्रुवीय पौने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जा रही है, तो इसे ध्रुवीय पौने कहा जाता है। तो इसमें आप लोगों ने देखा व्यापारिक पौने जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आ रही हैं, और पछुआ पौने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जा रही हैं। वहीं पर जो ध्रुवीय पौने भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आ रही हैं। तो ये जो तीनों पौने हैं ये अस्थायी पौने हैं, क्योंकि एक निश्चित दिशा में चल रही हैं। क्वेश्चन आता है हार्स अक्षांश से रिलेटेड, डोलड्रम से रिलेटेड, और जो है आपके पौनों से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ कि ये जो है अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी, चीज़ें समझ में आ रही है नहीं, मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ वो आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों को जरूर शेयर कीजिए। कीप सपोर्ट, मैं हमेशा आप लोगों के लिए काम करती रहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट आगे जो है आर्द्रता, इससे भी क्वेश्चंस बहुत आता है। स्थल समीर और समुद्री समीर तो हमारा रह ही गया, इसको पहले एक बार क्लियर कर देती हूँ, एक मिनट।
देखिए, इसको समझने के लिए एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये देखिए, ये जो है, एक मिनट, हाँ, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा है अरब सागर है, अरब सागर, और यहाँ पे जो है आप लोगों का बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्थल समीर क्या होता है, समुद्री समीर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये जो है समुद्र है, समुद्र में मैंने क्या बोला, उच्च दाब का क्षेत्र होता है। क्या होता है? उच्च दाब का क्षेत्र होता है, मतलब कि दाब जो है आपका यहाँ पे उच्च होता है, और यहाँ पे स्थल पे जो है, यहाँ पे जो है क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र होगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक होता है, तो मतलब कि निम्न दाब का क्षेत्र होता है, ठीक है, निम्न दाब का क्षेत्र। अगर आप लोगों को ये समझना है स्थल समीर, तो ये दिन में जो है, अगर मैं बात करूँ दिन में के समय में, तटीय भागों में जो है, ये तटीय जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे जो है हमेशा तटीय क्षेत्रों में लो प्रेशर होता है, ठीक है, तटीय क्षेत्रों में लो प्रेशर होता है। दिन में हवाएं आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र के पास जो है, समुद्र से जो है लैंड की ओर चलती है, क्योंकि लैंड जो है गर्म होता है, और जो आप लोगों का सागर होता है वो ठंडा होता है, यहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र होता है। तो जब दिन में हवाएं क्या होती हैं, समुद्र से लैंड की ओर चलती हैं। लिख लीजिए, दिन में हवाएं समुद्र से लैंड की ओर, मतलब कि समुद्र से सतह की ओर चलती हैं, मतलब कि उच्च दाब से, क्योंकि समुद्र स्तर पे क्या होगा, दाब का क्षेत्र अधिक होता है, और लैंड पर जो है तापमान अधिक होता है, तो इसलिए वहाँ पे दाब जो है निम्न होता है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है दिन में। तो इसका मतलब कि दिन में समुद्र से स्थल की ओर जो है हवाएं चलती हैं, ठीक है। रात के समय जो है यही हवाएं लैंड से जो है, क्योंकि रात के समय जो पृथ्वी जो है आपकी एकदम पूरी यहाँ पे ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे जो है ये उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, तापमान कम हो जाता है, तो यहाँ पे जो है प्रेशर जो है आपका हाई हो जाता है, मतलब उच्च दाब का क्षेत्र यहाँ पे आप लोगों का बन जाएगा। तो रात में हवाएं जो है सतह से समुद्र की ओर चलती हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि स्थल की ओर से समुद्र से हवाएं कब चल रही हैं, समुद्री समीर कब चल रही है, दिन के समय। तो दिन के समय क्योंकि समुद्र से सतह की ओर हवाएं चल रही हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो दिन के समय जो है समुद्री समीर होता है, और रात के समय जो है आप लोगों का स्थल समीर, क्योंकि स्थल से हवाएं जो है समुद्र की ओर चल रही हैं। तो उम्मीद करते हुए ये चीज़ जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और आप लोगों को ये पता है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है, जिसे कि क्या कहते हैं, लू, ठीक है। स्थल समीर और समुद्री समीर क्लियर हुआ या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिस तरह से मैं समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते होंगे, क्योंकि कई बार ना मैं चीज़ों को 2 बार रिपीट कर देती हूँ, लेकिन जो मैं बोलती हूँ ना उसको एक बार ध्यान से सुनिएगा, आपको जरूर वो क्लियर होंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नहीं हुआ तो एक बार मैं और बता देती हूँ। देखिए, जब हवाएं स्थल से, मतलब कि ये आपका समुद्र है, समुद्र पे दाब जो है अधिक होता है, मैंने यही बोला ना, दाब अधिक होता है, यहाँ पे प्रेशर जो है अधिक होता है, और सतह पे जो है प्रेशर जो है आप लोगों का कम हो जाता है, मतलब तापमान जो है यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तापमान कम हो जाएगा, तापमान सॉरी, यहाँ पे जो है दाब अधिक होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यहाँ पर तापमान सॉरी सतह पे तापमान जो है अधिक होगा, तापमान, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है चलती हैं हवाएं। तो दिन के समय समुद्र से सतह की ओर चलती हैं, और रात में जो है सतह से समुद्र की ओर चलती हैं, ये याद रखिएगा। तो रात में जो चलती हैं हवाएं वो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं वो स्थल समीर होती हैं, जो समुद्र से समीर की ओर चलती हैं तो वो क्या होती है, समुद्री समीर। दिन में समुद्री समीर चलती है, रात में जो है स्थल समीर चलती हैं। तो ये दिन और रात का जो चक्कर है ये याद रखिएगा, क्योंकि यही पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्द्रता। आर्द्रता जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट, हाँ, आर्द्रता जो कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पे जो है मैं बात करती हूँ। देखिए, जब जल पृथ्वी पर एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, मतलब जब जो जल है पृथ्वी से या जितने भी जलाशय हैं वहाँ से वाष्पित होकर ऊपर की ओर जल वाष्प में बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा जो है मात्रा जो होती है, मतलब वायु में जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है, आर्द्रता। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्र दिन। जैसे कि वायु गर्म हो जाती है और जलवाष्प धारण कर लेती है और उसकी क्षमता जो है बढ़ जाती है। जब वायु गर्म हो जाती है तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है क्या हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जो आर्द्र दिन होते हैं,
मतलब कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो जब ह्यूमिडिटी रहती है आपकी वायु में, मतलब जब ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है तो उसमें कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता है, तो हम असहज महसूस करते हैं, मतलब आर्द्र दिन। तो आर्द्र दिन किसे कहते हैं? जब जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? आर्द्र। ठीक है। अब दूसरी बात जो है, जल वाष्प जब ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठंडा होकर जल वाष्प जो है संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदों में जो है नीचे बारिश होके गिरने लगता है। तो जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं तो वायु में जो है तैर न सके, तब ये वर्षण का रूप जो है ले लेती हैं। ये सब जो है चीज़ें नॉर्मल है, ये आप लोगों को पता होगी, मुझे मैं इतना मान के चलती हूँ। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हाँ, पृथ्वी पर जो जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षण होता है उसे वर्षा कहते हैं। और आप लोगों को पता है भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, जो ज़्यादातर भौम जल है, मतलब जो हमें पानी मिलता है वो वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जो है जल का संरक्षण में मदद करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है पानी रुकता है तो वो जल का संरक्षण करने में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों में पेड़ काटे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वर्षा जल जो है अनवरत पहाड़ों से नीचे जो है बहता हुआ निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो इस तरह से 3 प्रकार की वर्षा है जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 1 मिनट, हाँ इसको हटाते हैं। ठीक है, ये जो तीनों वर्षा है ना, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं चक्रवर्तीय वर्षा। देखिए चक्रवर्ती वर्षा की अगर मैं बात करूँ, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे चक्रवर्ती वर्षा, ये जो है चक्रवर्ती वर्षा जो है ना, याद रखिएगा तटीय क्षेत्रों में आती है, यहाँ जहाँ पे ठंडी वायु और गर्म वायु दोनों चलती हैं। ठीक है, ठंडी वायु और गर्म वायु दोनों रहती हैं, वहाँ पे जो है चक्रवर्ती वर्षा देखने को मिलती है। और ये जो है ज़्यादातर तटीय भागों में जो है आती है। और अगर हम एग्जाम्पल दें, कई बार पूछा जाता है, जैसे जापान, लिख लीजिए, जापान व चीन के जो तटों पर चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून। चक्रवर्ती वर्षा मतलब चक्रवात वाली जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? जापान और चीन के तटों पर क्या कहते हैं? टाइफून। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वही उत्तरी अमेरिका के तट पर जो है इसे क्या कहा जाता है? हरिकेन। हरिकेन, चक्रवर्ती वर्षा जो चक्रवातों से आती है उसे क्या कहा जाता है? हरिकेन। और वही जो है आंतरिक अमेरिका में टर्नेडो। टर्नेडो। ठीक है, ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी। जो जापान और चीन का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर टाइफून कहा जाता है, हरिकेन उत्तरी अमेरिका में, और आंतरिक अमेरिका में टर्नेडो, चक्रवर्ती वर्षा। ठंडी और गर्म वायु दोनों साथ, कई बार तो ये पूरा का डायग्राम ही देकर जो है पूछ लेता है, मेरे टाइम में जो है ऐसे ही पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट पर्वतीय वर्षा की अगर मैं बात करूँ तो पर्वतीय वर्षा क्या होती है? पर्वतीय वर्षा से पहले आप पहले एक संवहनी वर्षा समझ लीजिए। 1 मिनट, हाँ, संवहनी वर्षा आप देख रहे होंगे, जब वायु गर्म होकर, ठीक है, जब वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है तो वो जल वाष्प का रूप ले लेती है, और जल वाष्प का रूप लेती है तो उसके अंदर से जो है, आपने अभी मैंने बताया ना कि जल वाष्प में वो फिर बूंदों के रूप में जो है पानी नीचे गिरने लगता है, तो इसे क्या कहते हैं? ठंडी सॉरी संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा का कारण जो है, ये संवहनीय वर्षा कहाँ पर होती है ज़्यादातर? ये याद रखिएगा, जहाँ पे तापमान जो है अधिक होता है। तो तापमान अधिक कहाँ पर होता है? विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा होता है? विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। विषुवत रेखीय, आपने देखा ना, अभी मैंने बताया कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच वाला क्षेत्र है विषुवत रेखीय क्षेत्र, वहाँ पे जो है संवहनीय वर्षा होती है। और इसे दोपहर वाली बारिश भी कहते हैं। दोपहर वाली बारिश, याद रखिएगा। संवहनी वर्षा जो है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होती है, इसे दोपहर वाली बारिश भी कहते हैं। कई बार से 4 बजे वाली वर्षा भी नाम दिया, 4 बजे वाली वर्षा का भी नाम दिया जाता है। तो ये जो है याद रखिएगा कुछ चीज़ें। पर्वतीय क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो इससे बहुत क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर मैं बताऊं आज जो पर्वतीय क्षेत्रों में, अगर 1 मिनट, देखिए, जब आर्द्र वायु जब समुद्र की ओर से जब पवनें जो बहती हैं, ठीक है, अपने साथ जो है समुद्र की ओर से जब पवन आर्द्रता लेते हुए जो है आगे की ओर बढ़ती जाती है, तो वो अपने जो है जब आगे की ओर बढ़ती जाती है तो वो पहाड़ों से जब टकराती है, तो जब जहाँ पर पहाड़ से टकराएगी वहीं पर जो है बारिश होने लगेगी। आर्द्र वायु जब पहाड़ों से टकराती है, ऊपर की ओर जाते हुए पहाड़ों से टकराती है तो बारिश होने लगती है, और वो जो है उस वाले जो क्षेत्र को कहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये जो है पर्वतीय वर्षा। कहने का मतलब है, एक तो आपका जिस साइड वर्षा हुई वो जो है पवन सम्मुख क्षेत्र होता है। ठीक है, पवन सम्मुख, याद रखिएगा, पवन सम्मुख क्षेत्र। 1 मिनट, हाँ,
जब आर्द्र वायु ऊपर की ओर उठती है, पर्वतों से टकराती है, तो पवन सम्मुख, ठीक है, सम्मुख क्षेत्र, पवन सम्मुख क्षेत्र में जो है बहुत तेज बारिश होती है। और वहीं जो है उसी के साथ जहाँ पे उसके दूसरी साइड देखें तो वहाँ पे जो है पवन विमुख क्षेत्र, जहाँ पे आप लोगों को पूरा वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाता है, बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती, ये पवन विमुख, ये पवन सम्मुख और पवन विमुख बहुत पूछा जाता है, ठीक है, पवन विमुख क्षेत्र। तो ये आप लोगों को उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। आर्द्र वायु जब अपने साथ जो है आर्द्रता भरी हुई वायु जब आगे की ओर बढ़ती जाती है, तो जब पहाड़ों से टकराती है तो वो पूरी की पूरी जो है अपनी आर्द्रता वहीं पर छोड़ देती है, बारिश के रूप में जो है नीचे गिरने लगता है। तो उस क्षेत्र को जो है पवन सम्मुख क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है, उसी के दूसरी तरफ जो है बिल्कुल भी बारिश देखने को नहीं मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करूँ, और लगता है कि यूज़फुल है तो प्लीज़ लोगों को शेयर कीजिएगा एंड हिट लाइक बटन। ऑल द बेस्ट।